वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन एकदम बढ़िया चल रही होगी। आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड मी इन दिस क्लास। आई कैन सी a lot of you have already joined me and have been part of this session. So जिज्ञासा, सुजीत, आकृति, काजल, अमित, वशीम, मानवी, लक्ष्मी, रितिका, समीक्षा, ठीक है। So you all have joined. Good morning. Good morning to you all. Good morning to you all. So, French Revolution is the topic we are discussing today. French Revolution is the topic we are discussing today. Done. बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर हमारी बातचीत लास्ट सेशन में हो रही थी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर जो हमारा डिस्कशन लास्ट सेशन में चल रहा था उसमें हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, समझी थी, जानी थी और जो बातें हमारी वहां पर हुई थी उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातों को समझ लिया था, जान लिया था, ठीक है। नाउ वी कैन सी कि मोनार्की ने जो रिस्पांस दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को वो कैसा और किस तरीके का रहा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइमिंग, टाइम चेंज। उमंग कहती हैं कि सर 9 PM पर क्लास कब तक लगेगी, और 9 PM पर जो क्लास है वो लगेगी बेटा शायद 2 दिन और, आज, इसके अलावा कल और परसों। आई हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर द टाइम चेंज। अरजीत बेटा, मैंने आपका मैसेज देख लिया और मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे काम करती हैं। मेरी जैसे आप लोगों की जो क्लास की टाइमिंग है वो 5 to 6:30 है, 7 to 8:30 है, शायद ऐसा ही कुछ है ना। अब उसमें होता क्या है कि जो ऑफलाइन की क्लासेस होती हैं वो 4 to 7 में होती हैं। इन जनरल ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा टीचर ज़रूर होता है जो ऑफलाइन की क्लास नहीं ले रहा होता है, तो वो 5 o'clock की क्लास ले लेता है, और जो ऑफलाइन की क्लास ले रहा होता है वो 7 o'clock के बाद की क्लास ले लेता है। यूजुअली आई एम द वन जो हमेशा ऑफलाइन की क्लास में रहता हूँ, तो मेरी 4 to 7 क्लास ऑफलाइन हमेशा ही रहती है। ऐसे केस में मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं 7 o'clock के पहले क्लास ले पाऊं, तो बैच में जब भी दूसरी क्लास होती है वो मेरी होती है। मेरी क्लास बहुत रेयर केस में पहली क्लास होती है जो 5 बजे से हो, मैं किसी छुट्टी पर हूं, ऑफ पर हूं, तभी ऐसा होता है। बट अभी कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है कि जो 2 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, दोनों टीचर्स की क्लास 4 to 7 में है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि कोई भी टीचर 5 to 7 के बीच की क्लास नहीं ले पा रहा है। हालांकि जो दूसरे टीचर हैं उनकी बैच अभी खत्म हो जाएगी शायद 2 दिनों में, 3 दिनों में। तो जब उनकी क्लास खत्म हो जाएगी तो जो भी नए टीचर आएंगे वो आपकी क्लास 5 to 7 में स्टार्ट करेंगे, और जब वो 5 to 7 में स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, तो मैं अपनी वाली क्लास 7 बजे से या 7:30 बजे से करवा दूंगा, क्योंकि 4 to 7 में मैं एक क्लास लेता हूं। इनफैक्ट ये टाइम मेरे लिए भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि मैं 7 o'clock पर अपनी उस क्लास से फ्री हो जाता हूं और मुझे 9 o'clock की आपकी इस क्लास के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो दिस टाइम, ये जो समय है टाइम, ये जितना इनकन्वीनियंट आपके लिए है उतना ही इनकन्वीनियंट मेरे लिए भी है। बट ये इंसिडेंटली ऐसा है कि आपकी एक क्लास जो है वो 5 o'clock पर नहीं हो पा रही है। उसका मैंने कारण बताया। आपके 2 टीचर्स जो आपके बैच में पढ़ा रहे हैं वो दोनों ही टीचर्स 4 to 7 की ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, और 3 से 4 दिनों में जो आपकी 5 o'clock वाली क्लास है वो रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है।
तो 3 से 4 दिनों तक, या मुझे लगता है इस फ्राइडे तक आप लोग मैनेज करेंगे, और उसके बाद जो आपका टाइम है वो रिज्यूम हो जाएगा और हम वैसे ही फिर से करने लगेंगे। समझ गए बेटा? अब आप समझो बच्चे, आप तो अपने घर पर बैठे हो, आप क्लास 9 बजे भी देख सकते हो, 10 बजे भी देख सकते हो, 10:30 बजे भी देख सकते हो। आपका टीचर कहीं बाहर से क्लास ले रहा है, तो मुझे तो 10:30 बजे आपकी क्लास फिनिश करके फिर जाना होगा। जस्ट इस बात का मुद्दा सिर्फ इतना है कि थोड़ा 2-3 दिनों की बात है, जस्ट मैनेज दिस टाइम, उसके बाद हम लोग बैक टू द टाइम आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो मैंने आपके इस कंसर्न को एड्रेस कर दिया, एंड हम लोग अब अपनी क्लास को रिज्यूम करते हैं। वी वर डिस्कसिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो चलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी में हमने जो अभी तक समझा वो क्या है? अभी तक जो हमने समझा उसमें हमने देखा कि 14 जुलाई की बात थी, जब राजा के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा भड़का और लगभग 700 लोगों ने बास्टील के फोर्ट पर हमला कर दिया। इसके पहले बहुत कुछ हो गया था। बास्टील के फोर्ट पर हमला करने से पहले ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत है वो 5 मई 1789 से मानी जाती है। वाई 5 मई? बिकॉज 5 मई वॉज द डेट जिस दिन स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, और उसी मीटिंग के बाद उन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। तो हमने क्या देखा कहानी में अभी तक कि फ्रांस में तरह तरह की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम सोशल भी थी, इकोनॉमिक भी थी, पॉलिटिकल भी थी, और एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग भी आ गई थी कि भाई हमें कुछ सर्टेन राइट्स तो चाहिए ही चाहिए। चलो बेटा, 700-7,000 क्यों ही इतना परेशान हो रहे हो? क्या हो जाएगा 700-7,000 से? मेन मुद्दे पर रहा करो बच्चे, इतना ज्यादा फैक्ट्स फैक्ट्स के ऊपर मत पड़ा करो। पलक, हर्ष, अनम और निकिता, निकिता नहीं, ठीक है, हाँ। तो आप सभी लोगों को मैं ये बोल रहा हूं, डोंट स्टिक ऑन द फैक्ट्स ऑन दैट मच। 700 और 7,000 में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, और इतना इससे कोई भी पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। जस्ट लीव इट, जो आपने पढ़ लिया जान लिया। मेन मुद्दे की बात यह है कि जो लोग थे वो नाराज हुए और एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। स्टेट जनरल की मीटिंग में जो स्टेट जनरल का वोटिंग फॉर्मूला था, वन स्टेट वन वोट का, उस चीज को लेकर थर्ड स्टेट ने ऑब्जेक्शन रेज किया, और वो जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ, उसी ऑब्जेक्शन के चलते उसी ऑब्जेक्शन के चलते फाइनली फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। रिवॉल्यूशन का पहला स्टेप तो यही था कि स्टेट जनरल में जो थर्ड स्टेट था उसने स्टेट जनरल की मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। उन्हें स्टेट जनरल की मीटिंग को बॉयकॉट करने के बाद खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, और यह बोला कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ और राजा हॉस्टाइल होने लगे। राजा के हॉस्टाइल होते ही बास्तील के फोर्ट में भीड़ ने जाकर आग लगा दी। बास्तील के फोर्ट में जो आग लगाई गई, वहां तक की कहानी को हम सभी लोगों ने समझा। ठीक है, वहां तक की कहानी को हम सभी लोगों ने समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि 4 अगस्त 1789 को जो असेंबली है उसने फ्यूडल ऑब्लिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया। लुई 16 जब ये देखते हैं कि आम जनता बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, तो वो नेशनल असेंबली को लेजिटिमेट मान लेते हैं, और ये भी कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, अगर आम जनता को लेकर मेरे मन में जो है, मेरे को लेकर आम जनता के मन में अगर इतना गुस्सा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपकी नेशनल असेंबली को एक लेजिटिमेट असेंबली मान लेता हूं, और आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। 4 अगस्त 1789 को हमने क्या देखा कि असेंबली ने फ्यूडल ऑब्लिगेशंस को और क्लर्जीज के प्रिविलेजेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और 1791 में फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया गया। नाउ वी कैन सी दिस हियर। ठीक है, ओके, जस्ट वेट, मैं एक ब्लैक पेज ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो कहानी में अभी तक जो आपने समझा वो ये है कि रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है।
नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। और यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के इस काम में राजा अब इस बात को लेकर अपनी एक्सेप्टेंस दे चुके हैं। राजा इस बारे में अपनी एक्सपेक्टेशन दे चुके हैं कि भाई हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। ठीक है। सो मेजर इवेंट्स पर कहानी कंटिन्यू हो रही है। मेजर इवेंट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। मेजर इवेंट्स ऑफ रिवॉल्यूशन से हमारा मतलब है कि इस रिवॉल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, और हम लोग एक टाइमलाइन के थ्रू इस इवेंट को समझने की कोशिश कर रहे थे। और इस टाइमलाइन में आप देख पा रहे हो कि हम पहुंच गए हैं 4 अगस्त 1789 में। फोर्थ अगस्त 1789। privileges privileges of nobles and clergies ended। लुई 18 या लुई 16, नॉट 18, लुई 16 already acknowledged National Assembly willingness to accept willingness to agree कह सकते हो आप, agree on new constitution। लुई 16 पहले ही ये बोल चुके हैं कि मैं नेशनल असेंबली को, ठीक है, नेशनल असेंबली को 14 जुलाई, किस चीज में 14 जुलाई है ना, ये 14 जुलाई है ना, तो आपको क्या दिक्कत है? ऑल राइट। 4 अगस्त 1789 हमने देखा कि 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया गया। नेशनल असेंबली फॉर्म्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली फॉर्म्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ठीक है। अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने बनाया, वहां पर जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हैं, उनको अलग अलग पावर दे दी गई। और यहां पर इमरजेंस हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। यहां पर इमरजेंस किसका हुआ बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से सर हमारा क्या मतलब है? ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आप कहेंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हमारा क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हमारा मतलब यह है कि राजा अब मनमानी नहीं कर सकता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही उसे काम करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब था लिमिटेशन ऑन किंग। लिमिटेशन ऑन किंग। तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने राजा के ऊपर तरह तरह की लिमिटेशंस को इंपोज कर दिया। ठीक है, अब राजा के ऊपर जो लिमिटेशंस इंपोज की गई, आप उन्हें समझो। नए कॉन्स्टिट्यूशन में नया इलेक्टोरल सिस्टम आया, और जो नया इलेक्टोरल सिस्टम था उसमें एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। अब ये एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में आप देखो कि जो विमेन थी और वो लोग जो 25 इयर्स से नीचे थे और टैक्स पे नहीं करते थे, उन्हें पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया गया। आप ध्यान दीजिएगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया बेटा, इसमें एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। एक कॉन्सेप्ट था एक्टिव सिटीजन का, और दूसरे थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। तो बेटा एक्टिव सिटीजन कौन थे? एक्टिव सिटीजन वो थे जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी। एज मोर देन 25। दूसरा, पेड टैक्स इक्वल टू 3 days of wage in a year। उन लोगों को वोटिंग राइट होगा और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे जो एक्टिव सिटीजन होंगे। एक्टिव सिटीजन का मतलब यह है कि उम्र 25 साल के ऊपर होनी चाहिए और वो टैक्स पे करते हों। टैक्स कितना पे करते हों? मतलब वो कम से कम पूरे साल में 3 दिनों का अपना वेज टैक्स के तौर पे सरकार को देते हों। 3 दिनों के वेज से क्या मतलब है? जैसे मान लो बेटा, आज एक लेबर का जो वेज है वो 400 रुपए है, तो अगर मैं आज के हिसाब से कहूं तो मेरी उम्र 25 साल के ऊपर है। चलो मैं मान लो कि 25 साल से अधिक उम्र का हूं और मेरा एक दिन का जो वेज है, आज के जो एक लेबर का वेज है वो 400 रुपए है। अगर मैं साल में 1200 रुपए का टैक्स देता हूं और मेरी उम्र 25 साल के ऊपर है, तो मैं एक्टिव सिटीजन हूं। मतलब मुझे वोटिंग राइट मिलेगा और मुझे हर तरीके के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहीं पैसिव सिटीजन कौन है? दोज who are not active citizen, वो जो एक्टिव सिटीजन नहीं है, और विमेन को एक्टिव सिटीजन बनने का मौका नहीं दिया गया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में। विमेन हमेशा पैसिव सिटीजन ही रहेंगी। तो विमेन को पैसिव सिटीजन माना गया, और वो सभी लोग जो या तो 25 साल से कम उम्र के थे या वो साल में 3 दिनों का जो टैक्स है वो नहीं देते थे। ठीक है, तो दिस इज हाउ एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट नए कॉन्स्टिट्यूशन में इमर्ज होकर आया। अब एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन का। डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन में बेटा राइट टू लाइफ, फ्री स्पीच, ओपिनियन फ्रीडम
और लीगल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसी नए कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज और भी आई बेटा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें आई। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि हर इंसान को राइट टू लाइफ मिलेगा, मतलब राजा किसी को जान से नहीं मार सकता, ठीक है। फ्री स्पीच मिलेगी, मतलब आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओपिनियन की फ्रीडम मिलेगी, मतलब आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है। लीगल इक्वलिटी मिलेगी, मतलब कि बाय लॉ सभी लोग एक बराबर होंगे और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इस तरीके के प्रोविजंस डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन में दिए गए। डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन एक बहुत ही खास डॉक्यूमेंट रहा जो जुड़ा हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1791 में जो बेटा नया कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें कई तरीके के प्रोविजंस का एड ऑन हुआ। जैसे आपने देखा कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। मोनार्की का मतलब है राजा, और पहले हुआ करती थी एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्की का जो एब्सोल्यूट सेंस था उसमें यह था कि राजा के पास सारी पावर है, राजा अपनी मनमानी करेगा, जो कि पहले राजा किया भी करता था। लेकिन बाद में ये चीज बदल गई और कहा गया कि अब राजा मनमानी नहीं कर सकता। उसके अलावा एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। एक्टिव सिटीजन उन्हें बताया गया जो 3 दिन का कम से कम टैक्स पे करते थे और उनकी उम्र 25 साल के ऊपर थी। एग्जैक्टली पैसिव सिटीजन में जो लोग एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आते थे वो भी आ गए, और विमेन को तो एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में माना ही नहीं गया। इसी डॉक्यूमेंट में यानी कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन लाया गया। डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन में कहा गया हर इंसान को राइट टू लाइफ होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्री स्पीच होगी, ओपिनियन फ्रीडम होगा और लीगल इक्वलिटी होगी। ये सभी प्रोविजंस यहां पर इनकॉर्पोरेट किए गए। इन सभी प्रोविजंस के अलावा अगर आप देखो बेटा तो ग्रेजुअली क्या होता है कि लुई 16 कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो कर रहे थे उसमें कुछ टेंशंस आने लगी। खबर यह मिली कि लुई 16 प्रशिया के राजा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, प्रशिया के राजा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और एक संभावना जताई जाने लगी, ठीक है, एक संभावना जताई जाने लगी कि हो सकता है कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया अटैक कर दें फ्रांस के ऊपर। दो पड़ोसी देश हैं बेटा। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो है बेटा वो लुई 16 का ससुराल है। आपको याद हो तो मैरी एंटोनेट एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस हैं। इसका मतलब यह है कि अगर राजा की पावर कम हो रही है तो जो ऑस्ट्रिया नाम का देश है उनके दामाद की पावर कम हो रही है, और अगर उनके दामाद की पावर कम हो रही है तो ऑस्ट्रिया को तो दिक्कत होगी ही होगी। साथ के साथ प्रशिया को भी यहां पर दिक्कत हो रही है। ऑस्ट्रिया और प्रशिया नहीं चाहते हैं कि फ्रांस के राजा की पावर कम हो या फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वो सक्सेसफुल हो। अब ये ऐसा क्यों है बेटा? आपके मन में सवाल होगा कि सर फ्रांस में क्रांति हो रही है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया नाम के इन पड़ोसी देशों को फ्रांस के राजा से क्या लेना देना? तो बेटा मैं आपको बताता हूं, मुद्दा यह है, प्रशिया एक पड़ोसी देश है बेटा, जैसे भारत का पाकिस्तान, चाइना। अभी मसला यह है बेटा कि ये रिवॉल्यूशन वगैरह वायरस की तरह होते हैं, ये एक जगह से शुरू होते हैं और फैलते चले जाते हैं। अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो गया और राजा की पावर को कम कर दिया गया तो हो सकता है कि पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया और प्रशिया में भी जो आम जनता है उसके मन में ऐसा आए कि हम भी रिवोल्ट कर देते हैं, हम भी अपने राजा लोगों को कंट्रोल में ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो ये रिवोल्ट्स बेटा एकदम वायरस की तरह होते हैं।
अगर ये रिवोल्ट ऑस्ट्रिया में, यहां फ्रांस में सक्सेसफुल हुआ, तो ये ऑस्ट्रिया और प्रशा में भी फैल सकता है। और यही कारण है कि ऑस्ट्रिया और प्रशा नाम के जो दो पड़ोसी देश हैं, वो यहां पर, हु इज मॉडर्न प्रशिया, अचन का कहना है बेटा मॉडर्न प्रशिया आज का जर्मनी है। मतलब जिसे मैं प्रशिया कह रहा हूं बेटा, वो आज का जर्मनी है। जिसे मैं ऑस्ट्रिया कह रहा हूं, वो ऑस्ट्रिया ही है। जैसे कि अक्ष कहते हैं, जैसे अमेरिका से फ्रांस में आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। जैसे अभी देखो, नेपाल में जब जंजी रिवोल्ट हुआ, तो सब लोग बोलने लगे कि ऐसा जंजी रिवोल्ट तो इंडिया में भी हो सकता है, नेपाल और बाकी सबका। बिल्कुल। तो रिवोल्ट अगर किसी एक देश में हो रहा है ना, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो रिवोल्ट वहीं अनसक्सेसफुल हो जाए। अगर वो रिवोल्ट वहीं अनसक्सेसफुल हो गया, तो बात बन जाएगी। बिल्कुल वही काम यहां हो रहा है बेटा। अब होता क्या है कि आरोप ये लगाया गया कि जो यहां पर पेट्रियोटिज्म वगैरह काफी तेजी से फैलने लगा। पेट्रियोटिज्म यहां काफी तेजी से फैलने लगा। रिवोल्यूशनरी वॉर्स यहां पर काफी तेजी से बनने लगे और फैलने लगे। तो हमने क्या देखा कि अप्रैल 1792, हम क्या पहुंचते हैं, अप्रैल 1792। अप्रैल 1792 में फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया एंड प्रशा। अब फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के ऊपर हमला क्यों कर दिया, इसके पीछे का कारण क्या है? रीजन, लुईस 16 वॉज सीक्रेटली, इसके पीछे कारण, लुईस 16 सीक्रेटली कम्युनिकेटेड। यहां पर एक सीक्रेट कम्युनिकेशन चल रहा है बेटा, यहां पर एक सीक्रेट कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, सीक्रेटली कम्युनिकेटेड ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। लुईस 16 इनसे सीक्रेटली बात कर रहा था। देवर अबाउट टू अटैक, देवर अबाउट टू अटैक फ्रांस। लुईस 16 ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया से सीक्रेटली बातचीत करी थी और ये लोग हमला करने वाले थे। और अगर ये लोग हमला करते तो फ्रांस जीत नहीं पाता। फ्रांस को लगा कि इसके पहले ये लोग हमला करें, क्यों ना मैं ही हमला कर दूं। फ्रांस ने इनके ऊपर हमला कर दिया। फ्रांस वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर। लेकिन क्या फ्रांस जीत पाया? बिल्कुल नहीं। ये दो के दोनों देश बहुत ताकतवर थे, तो फ्रांस हार गया। फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस वॉज डिफीटेड। फ्रस्ट्रेटेड क्राउड, इससे आम जनता में बहुत गुस्सा आया। फ्रस्ट्रेटेड क्राउड अटैक्ड पैलेस। जो क्राउड था वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उन लोगों को लगा कि ये सारा बवाल इस लुईस 16 की वजह से हुआ है। यही वहां पर कम्युनिकेट कर रहा था। इसी की वजह से हमारे देश को हार का सामना करना पड़ा। और इन लोगों ने लुईस 16 को पकड़ के जेल में डाल दिया। लुईस 16 एंड क्वीन वर जेल्ड, इनको डाल दिया जेल में। अब बेटा आप समझो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में अगर मोनार्की है, तो बिना राजा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे काम करेगी? इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर क्या आ गया बेटा? इसकी जगह पर आ गया रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब कौन बताएगा?
मुझे बताइए, कोई भी आप में से कौन मुझे बताएगा कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में आप रिपब्लिक का मतलब बताइए। प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। मुझे रिपब्लिक की मीनिंग बताइए बेटा। रिपब्लिक की मीनिंग, एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस तरीके से जब राजा को जेल में डाल दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हो गई एंड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। एंड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। और फ्रांस रिपब्लिक बन गया। फ्रांस रिपब्लिक बन गया। इलेक्टेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब अब राजा नहीं होंगे बल्कि एक चुनी हुई सरकार आएगी। एक चुनी हुई सरकार आएगी। हमने क्या देखा, इसके बाद क्या होता है वहां पर? वहां पर जैकोबिन्स का राइज होता है। बेटा हमने क्या देखा, इस रिवोल्यूशनरी वॉर में मेन और वुमेन एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। कई सारे लोग मानते हैं कि वुमेन को चूंकि राइट नहीं दिया गया, इसीलिए वी कैन सी। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने लिख लिया था ना इसको? एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया था। चलिए समझते हैं। जैकोबिन क्लब। नोटेड सर। नोटेड सर। यस सर। ऑल राइट। एक ऐसे ही सिंपल सा आप हेडिंग बना सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो पॉलिटिकल क्लब बेटा यहां पर बनाया गया, ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का और नेशनलिस्ट लीडर्स का एक ग्रुप हुआ करता था और इसका नाम था बेटा जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का नाम रखा गया था ऑन सेंट जैकब। वहां पर बेटा एक सेंट हुआ करते थे, एक संत हुआ करते थे। तो जो सेंट जैकब थे, उन्हीं के फॉलोअर्स ने मिलकर एक जैकोबिन क्लब बनाया। मतलब फॉलोअर्स ऑफ सेंट जैकब ने जैकोबिन क्लब बनाया। इसको फॉर्म किया गया, फॉर्म्ड इन नवंबर 1789। ग्रेजुअली 5 to 7 lakh
people became its member. People became its member. जल्दी ही 5 से 7 लाख लोग इसके मेंबर बन गए। भारत के एक राजा जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। मुझे कौन बताएगा कि आखिर भारत के ऐसे कौन से राजा थे जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे? मुझे बताइए, भारत के ऐसे कौन से राजा थे जो कि मेंबर हुआ करते थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। सुल्तान ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर इसके मेंबर हुआ करते थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर हुआ करते थे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। अगर आप इसके बारे में बात करें तो हमने क्या देखा कि सेंट जैकब के नाम पर यह जो बनाया गया, ग्रेजुअली हमने देखा कि 1792 के समर में जो जैकबिन्स हैं उन्होंने राजा के पैलेस को अटैक किया और उन्हें जेल में डाल दिया। इलेक्शंस हुए और सभी 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट करने का राइट दिया गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ। हमने देखा कि मोनार्की को 21 ऑफ सितंबर 1792 को अबॉलिश कर दिया गया। सितंबर 1792 को जो मोनार्की है वो खत्म होती है और फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, ये वही जैकोबिन्स हैं जो कि यहां पर अटैक कर रहे हैं लुई 16 के पैलेस को। जैकोबिन्स attacked palace and imprisoned king and queen। इन्होंने किंग और क्वीन को जेल में डाल दिया। रिजल्ट ये निकला कि सितंबर, आप कह सकते हो सितंबर 1792 में यहां पर हमने क्या देखा कि फ्रांस को बना दिया गया है एक रिपब्लिक। फ्रांस बिकम रिपब्लिक। सितंबर 1792 में फ्रांस बेटा एक रिपब्लिक बन जाता है और जनवरी 1793 में लुई 16 एंड मैरी एंटोनेट वर गिलेटिन्ड। इन दोनों ही लोगों को यहां पर पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि इन दोनों ही लोगों को यहां पर गिलोटिन कर दिया गया। अब यहां पर जो इन दोनों ही लोगों को गिलोटिन किया गया, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लुई 16 और मैरी एंटोनेट, इन दो के दोनों लोगों को यहां जान से मार दिया गया। इन लोगों को जो जान से मारा गया, ठीक है,
उसका रिजल्ट क्या हुआ? गिलोटिन का मतलब क्या होता था? गिलोटिन में एक धारदार ब्लेड ऊपर से नीचे आती थी, और वो धारदार ब्लेड जो ऊपर से नीचे आती थी वो सर को धड़ से अलग कर देती थी। गिलोटिन एक तरीके की मशीन हुआ करती थी, और गिलोटिन नाम की जो मशीन होती थी इसमें एक धारदार ब्लेड नीचे आती थी और सर धड़ से अलग हो जाता था। आपको लग रहा होगा कितना ब्रूटल है ये किसी को मारना, सर धड़ से अलग कर देना, लेकिन बेटा ये समहाउ एक अच्छा तरीका था मारने का, गिलोटिन। ठीक है। देखो बेटा, गिलोटिन ऐसा हुआ करता था। गिलोटिन एक ऐसी किलिंग मशीन हुआ करती थी, और गिलोटिन जो किलिंग मशीन हुआ करती थी ना, वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। इसमें एक इंसान को हाथ पैर बांध कर लाया जाता था, और उसे यहां पर उसका सर रख दिया जाता था, और ऊपर से इस ब्लेड को छोड़ देते थे। ये ब्लेड सीधा नीचे आती थी और सर धड़ से अलग हो जाता था। राजा और रानी दोनों ही लोगों को इसी किलिंग मशीन गिलोटिन के ऊपर रखकर जान से मार दिया गया। सो दे वर किल्ड थ्रू दिस गिलोटिन। हमने देखा कि ग्रेजुअली यहां पर एक लीडर का डेवलपमेंट होता है इस पूरे सिनेरियो में, और हमने ये पाया कि जब इनको मार दिया गया तो एक रेन ऑफ टेरर शुरू हुआ 1793 से 94 के बीच में। रेन ऑफ टेरर जो 1793-94 में चला, इसमें जो उनका एक लीडर था उसका नाम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, वो पॉलिटिकल वायलेंस करने लग गया और अपने सभी पॉलिटिकल एनिमीज को ब्रुटैलिटी के साथ मारने लग गया। ठीक है, हमने क्या देखा? यहां पर शुरू होता है बेटा एक रेन ऑफ टेरर। यहां पर एक रेन ऑफ टेरर की शुरुआत होती है 1794-93 में। रेन ऑफ टेरर में लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने पॉलिटिकल वायलेंस शुरू कर दिया। एंड किल्ड his political opponents। और वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारने लग गया। किल्ड नियरली 17,000 पीपल। और उसने लगभग 17,000 लोगों को जान से मारा। एक साल के इस टाइम फ्रेम में जिस तरीके से उसने 17,000 लोगों को मारा, 17,000 लोगों की इस किलिंग को रेन ऑफ टेरर कहा गया। रेन ऑफ टेरर में उसने वीक पॉलिटिकल पोजीशन का इस्तेमाल किया।
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर में जो जैकोबिन्स था, उसने रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल किया, लोगों को ब्रुटैलिटी के साथ डेवलप्ड अ स्पाई नेटवर्क। स्पाई से वो पता करवाता था कौन कौन उसके दुश्मन हैं, उनको, जो भी उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते थे उन्हें इम्प्रिजन किया जाता था, उनको एक कोर्ट के सामने लेकर जाया जाता था जिसको रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल कहा जाता था, ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। और जो कोई भी उसका दुश्मन निकलता था उसे वो गिलोटिन कर देता था। रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल इतना तेजी से काम करती थी कि वो यूं बुलाते थे, केस चलाते थे और आधे घंटे के अंदर ही गला काट देते थे। रॉबेस्पियर का आतंक बहुत बुरा आतंक था। रॉबेस्पियर ने बहुत ज्यादा आतंक मचाया। हालांकि ऐसा नहीं था कि रॉबेस्पियर ने केवल आतंक ही मचाया। रॉबेस्पियर ने जब जैकोबिन क्लब के ऊपर कब्जा किया और वो पावर में आ गया, तो पावर में आने के बाद उसने कुछ रिफॉर्म्स भी किए। अगर आप उसके रिफॉर्म्स को इवेल्युएट करना चाहें और देखना चाहें कि भाई उसने रिफॉर्म्स क्या किए, अगर आप इस चीज को भी इवेल्युएट करना चाहें तो आप देखेंगे कि उसने तरह तरह के रिफॉर्म किए। उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ऐसे लॉज बनाए जिसमें मैक्सिमम वेजेस, मतलब प्राइसेस एंड वेजेस को फिक्स किया गया। मीट और ब्रेड को एक सर्टेन लिमिट पर ही आप बेच सकते थे। पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन्स सिटीज में लेकर आएं और सरकार के रेट्स पर बेचें। उसने जो ज्यादा एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर था उस पर रोक लगा दी और बोला कि हम सभी लोग एक इक्वलिटी ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, सभी लोग एक ही तरह की रोटी खाएंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में उसने स्पीचेस एंड एड्रेसेस को मेंटेन किया, उसने इक्वलिटी को प्रमोट किया। कल्चरल और सोशल चेंजेस में उसने सर और मैडम के कॉन्सेप्ट को सिटोयन के कॉन्सेप्ट, सिटोयन और सिटोइनी के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया। मतलब सभी लोग अब सिटीजन बोले जाने लगे। चर्चेस को शट डाउन किया गया और उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स और ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, हम देखते हैं कि भले ही रेन ऑफ टेरर चला रहा था ये, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ रिफॉर्म्स भी किए। रिफॉर्म्स ऑफ रॉबेस्पियर। रिफॉर्म्स ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। रिफॉर्म्स में सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फिक्स्ड प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ मीट एंड ब्रेड। मीट और ब्रेड के प्राइसेस फिक्स किए गए। फिक्स्ड वेजेस, उसने वेजेस को फिक्स किया। इंट्रोड्यूस्ड इक्वलिटी ब्रेड, और उसने इक्वलिटी ब्रेड को भी इंट्रोड्यूस किया। ये तो उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलावा अगर हम यहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलावा अगर हम उसके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो प्रमोटेड इक्वलिटी,
उसने इक्वलिटी को प्रमोट किया। कॉन्सेप्ट ऑफ सिटोयन, सिटोयन एंड सिटोयनी, ये फ्रेंच वर्ड है फॉर सिटीजन। ये है फ्रेंच वर्ड फॉर सिटीजन। ये सिटीजन के लिए फ्रेंच वर्ड है। ये उसका पॉलिटिकल रिफॉर्म रहा। अगर आप उसके सोशल और कल्चरल रिफॉर्म को देखें तो अगर आप उसके सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स को देखें तो सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स में बेटा उसने यहां पर देखो तो चर्च वगैरह को बंद कर दिया। Churches were closed and converted into public offices। और उसने चर्चेस को पब्लिक ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आखिर अंत में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के अंत का समय आ गया। डाउनफॉल ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर चुन चुन कर अपने सभी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को गिलोटिन कर रहा था, यानी कि जान से मार रहा था। ऐसा करते वक्त उससे एक गलती हो गई। उससे गलती यह हुई कि एक दफा वो एक पब्लिक स्पीच दे रहा था। उस पब्लिक स्पीच में वो सबसे कहता क्या है, उसके सामने सभी लोग थे, कुछ उसके फेवर वाले थे, कुछ उसके ओपोनेंट्स भी थे, और वो सबको धमकाने वाले लहजे में कहता है, मुझे सब पता है तुम में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे खिलाफ मेरे पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं हूं तो तुम बहुत गलत हो। मैंने तुम सबकी लिस्ट तैयार कर रखी है। तुम में से जितने लोग मेरे पीछे कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मैंने उन सबकी लिस्ट तैयार कर रखी है। और तुम सब लोग एक बात बहुत अच्छे से जान लो, छोड़ता मैं किसी को नहीं हूं। अगर तुम में से किसी को लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। मेरे पास वो लिस्ट है कॉन्स्पिरेटर्स की कि कौन कौन मेरे खिलाफ है, और तुम सब देख लेना, मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जब भरी हुई सभा में यह स्पीच दी तो वहां बैठे सभी डर गए। सबको पता था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के सजा देने का मतलब क्या है। वो सीधा पकड़ेगा और गिलोटिन कर देगा। उससे गलती सिर्फ इतनी हुई थी कि उसने ये नहीं बताया कि आखिर उस लिस्ट में नाम किसका है। अब उस लिस्ट में नाम किसी का भी हो सकता था, और जिसका भी उस लिस्ट में नाम होगा सब मारे जाएंगे। ना केवल वो लोग डर गए जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के ओपोनेंट्स थे, बल्कि वो भी डर गए जो उसके साथ वाले थे कि कहीं उनका नाम तो उस लिस्ट में नहीं। उसके स्पीच के बाद सब इकट्ठा हो गए, उसके दोस्त, उसके दुश्मन, सब। उन्होंने कहा हमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर से छुटकारा चाहिए। अगले दिन मिलिट्री कमांडर्स को बुलाया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को उसके 21 साथियों के साथ पकड़ा गया और उसके साथ वही किया गया जो वो बाकियों के साथ करता था, गिलोटिन। उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के आतंक का यह दौर खत्म हुआ। हमने क्या देखा कि 14 जुलाई 1794 को रॉबेस्पियर को गिरफ्तार किया गया और गिलोटिन कर दिया गया। जुलाई 1794
रॉबेस्पियर, गिलोटिन्ड, उसको मार दिया गया। रॉबेस्पियर ने जैकोबिन क्लब का इस्तेमाल करके जिस तरीके से आतंक का शासन फैलाया था, इस बात से डिसअपॉइंटेड लोगों ने नवंबर 1794 को जैकोबिन क्लब को फॉर्मली बंद कर दिया। फाइनली क्लोज्ड। जैकोबिन क्लब को फाइनली बंद कर दिया गया। ये पूरी कहानी जो हमने यहां पर समझी, ये कहानी थी जैकोबिन क्लब की। जैकोबिन क्लब कैसे बनता है, कैसे आतंक मचाता है अंडर रॉबेस्पियर, और कैसे जैकोबिन क्लब को बंद कर दिया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब के तौर पर इवॉल्व हुआ और उसने एक लंबे समय तक आतंक मचाकर रखा। जैकोबिन क्लब से लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे, और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जिस तरीके से अपने हाथों में पावर ग्रैब कर ली थी, इस बात से परेशान लोगों ने यह फैसला किया कि अब किसी एक पर्सन के पास पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी एक पर्सन के पास पावर आएगी तो वो पावर का मिसयूज जरूर करेगा। इस बीच से डरे हुए लोगों ने यह फैसला किया कि अब किसी एक इंसान को पावर नहीं दी जाएगी, और अगर किसी एक इंसान को पावर नहीं दी जाएगी तो फिर हम क्या करें। उन्होंने कहा क्यों ना हम 5 लोगों को पावर दें, और हम 5 लोगों को या फिर 2 लोगों की डायरेक्टरी को बनाएं। ठीक है, तो 5 लोगों को या 2 लोगों को पावर देने का यहां पर फैसला किया गया, और यहां पर शुरू हुआ एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और इस न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को जो नाम दिया गया, वो नाम था रूल ऑफ डायरेक्टरी। यहां पर अब डायरेक्टरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर आता है डायरेक्टरी सिस्टम। जैकोबिन्स की फॉल के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉन प्रॉपर्टीड सिटीजन्स थे, उन सभी लोगों को राइट टू वोट से एक्सक्लूड कर दिया गया। यहां पर कहा गया कि 2 लोगों को हम चुनेंगे, किसी एक को नहीं। 2 इलेक्टेड लोगों को पावर दिया जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी इन जनरल, और 5 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। तो जो 2 और 5 का मैं फॉर्मूला बता रहा था, उसमें 2 बॉडी थी जो 5 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तहत काम करने वाली थी। हमने क्या देखा, शुरू होता है रूल ऑफ डायरेक्टरी। रूल ऑफ डायरेक्टरी, रूल ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का रूल 1795 से 99 के बीच में रहा। 1795 से 99 के बीच में जो डायरेक्टरी का रूल आया बेटा, इसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसने 2 लेजिस्लेटिव बॉडी का प्रोविजन किया। और ये जो 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज थी, उसमें एक को हाउस ऑफ एंशियंट्स कहा गया और दूसरे को कहा गया हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। ये 2 बॉडीज यहां पर एग्जिस्टेंस में आती हैं। और इनको गवर्न करने के लिए, ठीक है, एक होता है हाउस ऑफ कैपिट। नाउ ठीक है, हाउस ऑफ कैपिट
और हाउस ऑफ एंशिएंट्स। हाउस ऑफ कैपिट एंड हाउस ऑफ एंशिएंट्स यहां पर दो बॉडीज के तौर पर डेवलप हुए। एक को कहा गया काउंसिल ऑफ 500, एक थी काउंसिल ऑफ 500, इसी को कैपिट भी बुलाया जाता था। और दूसरे को कहा गया हाउस ऑफ एंशिएंट्स। अगर आप इंडिया के टर्म्स में देखें तो काउंसिल ऑफ 500 को आप इंडिया की लोकसभा बुला सकते हो, इंडिया की लोकसभा। और हम इसे हाउस ऑफ एंशिएंट को इंडिया की राज्यसभा बुला सकते हैं। कहा गया कि ये दोनों बनाएंगे कानून और इनके नीचे काम करेगी एक 5 मेंबर डायरेक्टरी। इनके नीचे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करेगी और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो होगी 5 मेंबर डायरेक्टरी। वो होगी 5 मेंबर डायरेक्टरी और जो 5 मेंबर डायरेक्टरी होगी वो ये गवर्नेंस संभालेगी। 5 मेंबर डायरेक्टरी का ये जो गवर्नेंस का सिस्टम था ये चलता रहा और ये गवर्नेंस का सिस्टम तब तक चलता रहा जब तक कि नेपोलियन ने इस डायरेक्टरी को ओवरथ्रो नहीं कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कि एक मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, रिवोल्टेड अगेंस्ट डायरेक्टरी। revolted against directory in 1799. He overthrew directory and became dictator of France. तो डायरेक्टरी का ये रूल, 5 मेंबर डायरेक्टरी का ये रूल 1799 तक चलता रहा, जब तक कि नेपोलियन बोनापार्ट नाम के एक मिलिट्री लीडर ने डायरेक्टरी के इस रूल के खिलाफ रिवोल्ट नहीं कर दिया। उस रिवोल्ट को रिवोल्ट ऑफ 18th बर्मायर कहा जाता है और उसके बाद वो पावर में आ गया। शुरू के 5 सालों में वो एक डिक्टेटर की तरह रूल करता रहा और 1804 में उसने खुद का कोरोनेशन करवाया और वो एक राजा बन गया। ठीक है, वो एक राजा बन गया, became king in 1804। नेपोलियन फिर 1804 में बन जाता है एक राजा अपना कोरोनेशन करवा के, और फिर उसके खिलाफ कई सारी यूरोपियन पावर्स लड़ाई लड़ती हैं। डिफीटेड बाय कोलिशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, defeated by coalition of European countries in Battle of Waterloo। in Battle of Waterloo in 1815। फाइनली वो 1815 में वाटरलू की बैटल में डिफीट होता है। उसको डिफीट करने में ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन, इन कई सारे देशों का रोल रहा। एंड दिस इज हाउ
डायरेक्टरी का रूल खत्म हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी खत्म हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को खत्म करके उसमें पावर ग्रैब करने वाला जो इंसान था वो नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट को जब गद्दी मिली तो वो पहले डिक्टेटर बना, फिर राजा बना, फिर 1815 में वाटरलू की बैटल में हार गया। उसको एक बहुत दूर दराज के आइलैंड पर भेज दिया गया। उस आइलैंड का नाम सेंट हेलेना आइलैंड था। वो काफी लंबे समय तक उसी आइलैंड पर रहा और उसके बाद फिर वो वहीं पर मर गया। ये कहानी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इस कहानी को मैंने समहाउ कंक्लूड किया है। थोड़ा सा रोल ऑफ विमेन के ऊपर चर्चा करनी है। विमेन के रोल के ऊपर थोड़ी बहुत हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे। आप उसे केवल सुन लो, जान लो, नॉट नेसेसरली आप इस पर बहुत ज्यादा बात करो। अब आइए हम लोग थोड़ा सा विमेन के रोल के बारे में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बात करते हैं। यूं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप समहाउ मान के चलो कि खत्म ही हो गया, ठीक है। विमेन के रोल के बारे में बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो इन लोगों ने बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। थर्ड स्टेट में विमेन का भी हिस्सा हुआ करता था। हमने देखा ये तरह तरह के काम किया करती थी। लॉन्ड्री, सिमेट्री, मार्केट वेंडर का, डोमेस्टिक सर्वेंट का, ये सब काम ये किया करती थी। इनको वेजेस बहुत कम मिलते थे, इनको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे। हमने देखा कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो विमेन अपने अलग पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स के साथ एक्टिव हो गई। लगभग 60 ऐसे पॉलिटिकल क्लब डेवलप हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो विमेन क्लब कहे जा सकते हैं पूरे फ्रांस में। सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन एक सोसाइटी थी जो विमेन राइट्स को लेकर एडवोकेसी कर रही थी, बात कर रही थी। उनकी जो की डिमांड्स थी उसमें साफ था कि विमेन को मेन के जितना ही इक्वल राइट दिया जाए। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें विमेन को पैसिव सिटीजन डिक्लेयर कर दिया गया। यह बात तो मैंने आपको बताई थी जब मैं एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन की बात कर रहा था, तो मैंने बताया था कि विमेन को इन लोगों ने पैसिव सिटीजन डिक्लेयर कर दिया। और जब इन्होंने विमेन को पैसिव सिटीजन डिक्लेयर किया तो काफी ज्यादा विमेन के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। उन्होंने कहा भाई हमको भी वोटिंग राइट चाहिए, हमको भी असेंबली में जाने का मौका चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमें पैसिव सिटीजन डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। विमेन ने यहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने लीगल रिफॉर्म्स की बात करी। उन्होंने कहा कि लॉज जो हैं वो विमेन की सोसाइटल पोजीशन को एनहेंस करने वाले हों। सभी गर्ल्स के लिए आप मैंडेटरी स्कूलिंग का प्रोविजन करो कि भाई सभी बच्चियों को स्कूल भेजा जाए, उनको पढ़ाया जाए। और मैरिज को एक कॉन्सेंसुअल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करिए जिसमें विमेन की भी एक्नॉलेजमेंट हो, सहमति हो। उन्हें जो कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करने का मन हो या कोई भी छोटा बिजनेस चलाना हो तो उस पर रोक टोक ना हो। हमने देखा कि इन एडवांसमेंट के बावजूद उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। और जब रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शुरू हुआ रेन ऑफ टेरर, तो वो विमेन के राइट्स के लिए एक सेटबैक था। क्लब्स बंद किए जाने लगे, उनके लिए लॉज रिवर्स कर दिए गए। काफी लंबी फाइट रही विमेन की अपने लिए वोटिंग राइट अवेल करने की। विमेन ने जो लड़ाई शुरू की थी अपने लिए वोटिंग राइट की, वो बहुत लंबी चली। 1946 में जाकर फाइनली फ्रांस में विमेन को राइट टू वोट मिला। अब मुद्दा आता है स्लेवरी का। जब लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे, और हमने देखा कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी स्लोगन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इसी स्लोगन के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इस स्लोगन के साथ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ उसमें सभी को इक्वल मानने की बात की गई और कहा गया ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल। लेकिन इस ऑल मेन में स्लेव्स नहीं इंक्लूडेड थे। इक्वलिटी के नाम पर शुरुआत से ही यह बात होने लगी कि स्लेव्स को भी आजाद किया जाए।
जैकोबिन क्लब जब एक्टिवेट हुआ तो जैकोबिन क्लब ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा एडवांसमेंट माना गया। इन्होंने ना केवल फ्रांस में स्लेवरी को अबॉलिश किया बल्कि अपनी सभी कॉलोनीज में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, चाहे वो कैरेबियन आइलैंड हो या फिर सेंट डोमिंगो का एरिया हो, सभी जगहों पर स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। स्लेवरी का एक सिस्टम चलता था जिसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा जाता था। फ्रांस के व्यापारी अफ्रीका में जाते थे, यहां से स्लेव्स को उठाकर लेकर जाते थे कैरेबियन आइलैंड्स में, और वहां से सामान लेकर फिर से फ्रांस लौट जाते थे। अटलांटिक ओशन में ये जो तीन तरीके से मूवमेंट होता था, इसे ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड कहा जाता था। फ्रेंच मर्चेंट जो फ्रांस की सिटीज हैं बॉर्डियक्स या फिर नैंतीस, वहां से अफ्रीका के लिए जाते थे। वहां पर वो स्लेव्स को कैप्चर करते थे, उन्हें बहुत ही सीवियर कंडीशन में कैरेबियन आइलैंड तक ले जाया जाता था, उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था, और उसके बाद वो वापस से वहां बहुत सारे सामान खरीद कर फ्रांस की बॉर्डेक्स या फिर नैंतेस सिटीज में लौट जाते थे। ये जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड था, इसमें लाखों की संख्या में स्लेव्स को अफ्रीका से पकड़कर अटलांटिक के आइलैंड्स पर ले जाया गया और उनसे बहुत ही हार्श कंडीशंस में काम कराया गया। दिस इज हाउ दिस ट्रांस अटलांटिक ट्रेड स्टार्टेड फंक्शनिंग। हालांकि स्लेवरी का यह मसला बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। हमने देखा कि फ्रांस में स्लेवरी को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ कि भाई आप स्लेवरी को खत्म करो, स्लेवरी खत्म तो हुई, लेकिन बाद में हमने देखा कि नेपोलियन आया, और नेपोलियन जब आया तो उसने स्लेवरी के अबॉलिशन को फिर से रिवाइव कर दिया। 1803 में नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से अलाउ कर दिया, स्लेवरी को नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस कर दिया। इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो स्लेवरी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। दिस इज हाउ द फंक्शन ऑफ स्लेवरी वॉज डन देयर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने आपको थोड़ा सा वुमेन के रोल के बारे में बताया और स्लेवरी के बारे में बताया। अब मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एकदम आखिरी सेक्शन में हूं और मैं आपको बता रहा हूं इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया न्यू पॉलिटिकल आइडियाज। इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिटिकल आइडियाज जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, राइट टू लाइफ, एंड प्रॉपर्टी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपोज किया मोनार्की को, अपोज्ड मोनार्की एंड इंट्रोड्यूस्ड रिपब्लिकनिज्म। इन्होंने दुनिया को रिपब्लिकनिज्म का आइडिया दिया। पैरेलली फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इंड किया, इंडेड फ्यूडल प्रिविलेजेस ऑफ नोबल्स एंड क्लर्जीज। क्लर्जीज एंड नोबल्स के प्रिविलेजेस को इन्होंने खत्म किया। इक्वल राइट टू women,
नॉट कंप्लीट एग्जीक्यूशन, हालांकि इस आइडिया को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट तो नहीं किया गया, लेकिन ये आइडिया वहां पर जरूर डिस्कस किया गया कि वुमेन को इक्वल राइट दिया जाना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। दो, हालांकि बाद में इसको जरूर से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। दो, री इंट्रोड्यूस्ड बाई नेपोलियन, हालांकि इसको फिर से नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस जरूर कर दिया था। डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन ने नेशनलिज्म का आइडिया दिया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ने न्यू डेफिनेशन दी नेशन की। ऑफ नेशन, और ये न्यू डेफिनेशन ऑफ नेशन क्या थी जो यहां पे निकल कर आया? नेशन इज सम टोटल ऑफ पीपल residing in a territory, residing in a territory and not territory itself. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बताया कि नेशन का मतलब एक जमीन में रहने वाले लोग होते हैं, वो जमीन नहीं होती। जमीन कोई नेशन नहीं होती, लोग नेशन होते हैं। तो लोगों की वैल्यू होनी चाहिए, जमीन की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रेड। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, and created modern world. French Revolution created, spread idea of nationalism and created modern world. ये तो रहा impact of French Revolution. इसको फटाफट कंप्लीट करिए, just complete it fast. एक मिनट का वक्त देता हूं बेटा, प्लीज इसे कंप्लीट करिए। आई होप कि आप लोगों ने यह हिस्सा कंप्लीट कर लिया होगा और लिख लिया होगा।
ठीक है, so that was the impact of French Revolution, and here the topic French Revolution is concluded. फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये टॉपिक यहां पर कंक्लूड होता है। आई होप कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझा और जाना। तो ये रहा हमारा टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। हम जो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 होगा। दैट विल बी अबाउट राइज ऑफ सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हमारी बातचीत नेक्स्ट सेशन में होगी। तब तक आप सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, इंतजार करिए नेक्स्ट सेशन का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।